हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंघोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको ब्रीफ में सब कुछ बता देती हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देख सकते हैं। थर्ड, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर होता है। फोर्थ, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया, पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। आपके दिमाग में क्या आता है पहला सुनते ही? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दिमाग में क्या चीज़ चलती है जब केमिकल रिएक्शन सुनते ही? ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। केमिकल रिएक्शन को सुनते ही अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक आसान तरीका बताती हूं। रिएक्शन ऑफ केमिकल्स। केमिकल और रिएक्शन जब आप अलग अलग पढ़ेंगे तो हमारे सबसे दिमाग में आएगी रिएक्शन ऑफ केमिकल्स। जब भी केमिकल आपस में कोई भी दो केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी हैं, अगर हमने उन दोनों को एक बीकर में डाला और कोई रिएक्शन करवाई, आपस में उन्हें मिलाया, तो डेफिनेटली कुछ और बनेगा, कोई नया अदर केमिकल बनेगा। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी इसकी? स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी इसकी, व्हेन केमिकल और सब्सटेंसेस रिएक्ट्स टू ईच अदर एंड न्यू केमिकल और सब्सटेंस फॉर्म कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स मिले, आपस में रिएक्ट किया और नया केमिकल फॉर्म हुआ, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देख सकते हैं? जैसे आपने बोला नेक्स्ट टॉपिक है, डेली लाइफ में आप आराम से देख सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप जो सांस ले रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। आप सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और आप एक्सेल कौन सी करते हैं? CO2। ऐसा कैसे? आप O2 लेते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं। ये होती है केमिकल रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, लोहे पे जंग लग जाती है। लोहे, अगर हमने कोई भी लोहे का कोई भी चीज़ बाहर छोड़ दी घर के बाहर, तो उस पर जंग लग जाती है। कैसे? वो एटमॉस्फेयर में हुई ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और उस पर जंग लग जाती है। खाने का डाइजेस्ट होना, ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो चलिए हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, सेकेंड इज रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड इज डाइजेशन ऑफ फूड एंड फोर्थ इज रेस्पिरेशन। दही का जमना, लोहे पे जंग लगना, खाने का डाइजेस्ट होना और रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ है। हमारे हर आसपास आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगी। तो अब केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में तो मैम समझ में आ गई। अब लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी के भी कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। अब लेबोरेटरी के कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक के अंदर आपने देखी होंगी। एक्टिविटीज, आपने कुछ एक्टिविटीज देखी होंगी। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 के अंदर क्या था? मैग्नीशियम रिबन था। मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया, बर्न किया गया, इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आपने एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, मतलब मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने किससे करवाई? उसे जलाया, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है कोई चीज? ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन से एयर की प्रेजेंस में। तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब ठीक है, ये केमिकल था, रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, रिएक्शन हमारी हुई बर्न यानी ऑक्सीजन से। अब क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती हैं। जो भी हमारा नया
सब्सटेंस या केमिकल फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो पुराने केमिकल्स थे उनसे एकदम अलग होगी। ये बिल्कुल सेम नहीं होंगे, एकदम अलग होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होंगी बिकॉज केमिकल चेंज हो गया, हो सकता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उनकी स्टेट चेंज हो सकती है। अब स्टेट कैसे, जैसे पहले सॉलिड हो तो बाद में लिक्विड हो जाए, या पहले सॉलिड हो तो बाद में गैस हो जाए। हो सकता है उनका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है उनकी स्मेल चेंज हो जाए, हो सकता है उनका टेम्परेचर चेंज हो जाए। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। क्या इस रिएक्शन में ऐसा कुछ हुआ था? क्या आपने लेबोरेटरी में परफॉर्म किया था? ये था एकदम सॉलिड रिबन और ये हो गया था बाद में पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं से आगे आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपने नोट कर लिया, मतलब जो नया केमिकल फॉर्म हो रहा है वो हमारे पुराने केमिकल से एकदम अलग है। उसकी फिजिकल स्टेट अलग हो सकती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या चीज होती है? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड के पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। अब पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, उन्हें पानी में अगर मिला दिया जाए तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन वो ओरिजिनली सॉल्यूशन नहीं होता है। ओरिजिनली एक पाउडर्ड फॉर्म में है, लेकिन वो पानी के अंदर मिलाकर हम उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसका एक्वस सॉल्यूशन और इसका एक्वस सॉल्यूशन, उन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो बनता है एक येलो कलर का सॉल्यूशन। येलो कलर का सॉल्यूशन। ये थे व्हाइट कलर का सॉल्यूशन, ये भी व्हाइट कलर का था और ये भी व्हाइट कलर का था। पर जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन हुआ। इन दोनों की रिएक्शन कराने पे जो नया केमिकल बना वो डेफिनेटली कुछ और बना है, ये तो नहीं बने। ये केमिकल तो कुछ नया फॉर्म हुआ, साथ ही साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज से अलग हो। अब जैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि वो येलो कलर का है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो व्हाइट कलर के। तो हो सकता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो बदलेंगी ही बदलेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदलें। हो सकता है दो केमिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकता है दो केमिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज तो बदलेंगी ही बदलेंगी। अब एक चीज और, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये भी समझ में आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है? अगर केमिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि केमिकल रिएक्शन होगी। हो सकता है हो सकता है नहीं हो। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल। ये थी आपकी एक्टिविटी 1.2 और ये एक्टिविटी 1.3। जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के टुकड़े हैं, उनकी रिएक्शन अगर हमने करवाई सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या होगा? अगर आप जिंक के कुछ टुकड़े हैं किसी बीकर में, उसके ऊपर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो क्या होगा? देखना वो बीकर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और ऊपर से आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी। जो गैस निकल रही होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। और टेम्परेचर ऑब्वियसली बीकर बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा आपका। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर इसमें बदल गई, इसमें टेम्परेचर बदल रहा है। इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, पर टेम्परेचर बदल गया। इसके अंदर हमारे कलर बदल गया। तो हो सकता है कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज आदत में बदलती रहे। ठीक है, तो अब हम एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे बदल सकती है। आपने नोट कर लिया होगा। अब जो मैंने कहा आपकी प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं कुछ कुछ,
तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से फिजिकल चेंजेस एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हो सकते हैं। फर्स्ट इज, आपको मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया, चेंज इन फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, अब फिजिकल स्टेट बताइए आपको क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन, ये सब होती हैं फिजिकल स्टेट्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड क्या चेंज आ सकता है? चेंज इन कलर, हमने सेकंड एग्जांपल के अंदर देखा, चेंज इन कलर। थर्ड एग्जांपल, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड एग्जांपल में यही हुआ था ना, टेम्परेचर में चेंज हुआ था, टेम्परेचर बढ़ गया था और हमारा बीकर गरम गरम लग रहा था हमें। फोर्थ, उसी के अंदर हमने देखा कि गैस इवेपोरेट हो रही थी, तो इवेपोरेशन ऑफ गैसेस। इवेपोरेशन ऑफ गैसेस। और भी हो सकते हैं कई फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, जैसे कि ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर। या फिर लिख सकते हो स्मेल। तो क्लियर हो गया क्या उन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो बदलेंगी बिकॉज केमिकली हमारा चेंज हो गया, हमारा नया केमिकल फॉर्म हो रहा है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल सकती हैं। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझा दी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कहते किसे? इसे समझने से पहले एक बार समझिए कि केमिकल रिएक्शन हमने अभी देखी। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर हम किसी को बताते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जांपल था, मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये थी केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को ऐसे ही बताएंगे हम, कहीं यही केमिकल रिएक्शन किसी को समझानी हो कि भाई क्या केमिकल रिएक्शन एकदम ये बताएंगे, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया। पर लेंदी प्रोसेस तो हो गया ये भी चलेगा, पर हर कोई अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं हुआ। लेकिन हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो बतानी पड़ेगी ना हमारी केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, क्या हुई। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है केमिकल इक्वेशन। हमें कोई स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक तरीके से हमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही होगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन है द वे ऑफ रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ द केमिकल्स और केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका। ओके, अब केमिकल इक्वेशन ठीक है, तरीका है, वो तरीका क्या है? वो तरीका हमें देखना है कि केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको पहले दो चीज सीखनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज रिएक्टेंट्स, सेकंड इज प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है मैम? अभी तक तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर रहे थे, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स कहां से आ गए? केमिकल इक्वेशन को अगर लिखना है तो पहले आपको पहचानना होगा रिएक्टेंट कौन से होते हैं, प्रोडक्ट कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। समझ में कुछ नाम से आ रहा हो तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं दोज केमिकल्स
those chemicals who takes part and reacts to each other is known as reactants. वो केमिकल जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और आपस में रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया ना केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। जो केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं ना आपस में, उन्हीं को कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, फिर प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट हो गए, और बाद में जो केमिकल फॉर्म हो रहे हैं, जो आफ्टर द रिएक्शन के बाद जो नया केमिकल फॉर्म हो रहा है, वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। तो दोज केमिकल्स who formed during the chemical reaction, known as product. क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। कोई रिएक्शन है, A प्लस बी, इधर लिख दिया C प्लस D। अभी कंफ्यूज मत होना, ये प्लस एरो क्या हो गया, ये मैं बाद में समझा दूंगी। पर मैं ये कह रही हूँ, कोई भी दो हैं, A और B दो केमिकल हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C और D फॉर्म कर रहे हैं। A और B कोई दो केमिकल हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C और D फॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन से होंगे, प्रोडक्ट कौन से होंगे? रिएक्टेंट होंगे A और B, बिकॉज ये पार्ट ले रहे हैं इनिशियली और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। और फॉर्म कौन से हो रहे हैं? ये दोनों। तो ये हो गए प्रोडक्ट। कोई कंफ्यूजन? एक बार वापस से अच्छे से देख लो। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? उनके रिएक्शन से, उनके रिएक्ट करने से जो नया केमिकल फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, कोई रिएक्शन है जिसमें A और B दो केमिकल्स हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और C और D प्रोडक्ट बनाते हैं। तो A और B रिएक्टेंट हो गए, C और D प्रोडक्ट हो गए। तो अगर आप अच्छे से नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लो। ये अच्छे से समझ जाओ पहले रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने आपको एग्जांपल जो लिया था A प्लस बी और C प्लस डी। C प्लस डी, मैम आपने समझा तो दिया कि A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपने नई चीज क्या लगा दी है? ये और ये क्या आफत है? ये चीज क्यों यूज करी है? हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं लिख देते? A और B और प्रोडक्ट हो गए C और D, C और D। ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब इस तरीके का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। कभी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, तो उनके बीच में हमेशा लगेगा ये प्लस साइन। उनके बीच में हमेशा लगेगा ये प्लस साइन। कोई दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, वहां पे भी लगेगा ये प्लस साइन। मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा केमिकल्स हो तो एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें प्लस साइन लगाना पड़ेगा। यहां तो दो हैं, हम बोलते हैं तीन केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। E प्लस बी प्लस C gives D प्लस E। यहां दो, तीन, चार, पांच जितने भी केमिकल्स हो,
अगर आपको दो केमिकल लिखने हैं, उन दो केमिकल के बीच में आपको प्लस साइन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस साइन का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। कोई भी दो केमिकल लिखने के लिए आपको बीच में प्लस साइन उसमें इंसर्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये एरो, अभी इस एरो का क्या काम है, और ये एरो हमेशा ऐसे ही क्यों लगता है? अब एक चेंज हो रहा है इसके अंदर, कोई केमिकल है, रिएक्ट कर रहे हैं, फिर चेंज हो रहा है उसका प्रोडक्ट बनने के लिए। ये केमिकल चेंज हो रहे हैं इस केमिकल में। अब इस चेंज को रिप्रेजेंट करता है ये एरो। ठीक है, ये एरो क्या लगाता है? चेंज। हम बोलते ना A + B रिएक्ट्स टू ईच अदर एंड चेंज इनटू C and D। वो चेंज इनटू ये वर्ड है ना, ये चेंज इनटू की मतलब है, ये प्लस लिखने का मतलब है। ये एरो यू क्यों नहीं लगा देते हम? फिर चेंज कौन हो रहा है? इससे ये चेंज हो रहा है ना, ये थोड़ी हो रहा है, इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लगा सकते, हमेशा ऐसे ही लगाना है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की तरफ हमेशा एरो का एरो हेड रहेगा, और एरो की जो टेल होगी वो हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होगी। अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये LHS साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS साइड है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एरो की टेल रहेगी, राइट हैंड साइड पे हमेशा एरो का हेड रहेगा। साथ के साथ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, कुछ पॉइंट्स बना देते हैं एक इक्वेशन को लिखने के लिए। वो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, LHS पे हमेशा हमें लिखने हैं रिएक्टेंट्स, RHS पे लिखने हैं हमें हमेशा प्रोडक्ट। जो एरो लगेगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट लगेगा, हमेशा रिएक्टेंट किट से प्रोडक्ट की तरफ। एंड थर्ड पॉइंट इज, हमेशा प्लस साइन होगा दो या दो से ज्यादा केमिकल्स के बीच में। ऑलवेज पुट, या ऑलवेज राइट प्लस साइन बिटवीन टू केमिकल्स। वो केमिकल चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो। तो एक बार एक केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका समझ जाइए, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ एक्चुअल में जो रिएक्शंस हैं उनको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताती हूँ। समझ में आ गया? अब कुछ एक्चुअल में जो कुछ रिएक्शंस हैं उन्हें हम केमिकल इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं। ठीक है, आपका पहला एग्जाम्पल क्या था? मैंने मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल दिया था, मैग्नीशियम, और आपको बताया था मैंने कि उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से, बिकॉज उसे जला रहे हैं। जलाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की। उसकी रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पे मैंने आपको बताया क्या मिलेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पे क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। दो केमिकल्स हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, प्लस साइन लिखा। इससे जो कन्वर्जन हुआ इसे एरो से डिनोट किया और यहाँ लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप जानते हो मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, Mg + O2 ये देता है MgO। अब सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या बताया था आपको मैंने? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं? PbNO2। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को कैसे लिखते हैं? Ki। पोटेशियम आयोडाइड, इससे क्या मिलेगा?
इससे मैंने आपको बताया था कि एक येलो कलर का सॉल्यूशन है, येलो कलर के सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, मैं आपको ऐसे लिख देती हूँ इसमें KNO2 प्लस PbI। पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड मिलेगा हमें। इन दोनों की रिएक्शन हुई, एरो से रिप्रेजेंट किया, मैंने कहा रिएक्टेंट, ये आप सीधे लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया है। ये एरो है, ये एरो क्या दिखाएगा आपको, कन्वर्जन जो चेंज हो रहा है, ये KNA2 और PbI, इसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट इसे कहते हैं लेड आयोडाइड। क्लियर है? आ गया इक्वेशन लिखना। केमिकल इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से देख लिया। केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सबसे इस चैप्टर का बेसिक है। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ द केमिकल्स, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, और वो तरीका क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब प्रॉब्लम एक आ रही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, ये बैलेंस क्यों की जा रही है। अब जैसे ये वाली इक्वेशन देखते हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर देखो मैग्नीशियम का कितने एटम है, यहां पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, O2 है ना, तो 2 एटम है, Mg यहां पे भी एक है, और ये O यहां पे भी एक है। अब एक चीज हो गई, यहां मैग्नीशियम एक है, O2 2 है, मैग्नीशियम एक है, O एक है, ये ऑक्सीजन का एक एटम कहां भाग गया, बीच में कोई रिएक्शन में उड़ गया। ये एटम गया कहां, उड़ भी गया तो कहां उड़ गया, मैम हो गया होगा केमिकल रिएक्शन में कुछ भी होता रहता है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, हमें पता तो करना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा, इतना जरूरी है, जरूरी है। आपने एक चीज देखी होगी 9th में, एक लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल लॉ है, फॉलो होना बहुत जरूरी है। उस कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या था, लॉ क्या था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास को कहीं नहीं जा सकता, वो हमेशा एक फिक्स्ड है कि इतना मास होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम हो गई थी इस रिएक्शन के अंदर, वहां ऑक्सीजन 2 थे और फिर एक रह गया, मास कम हो गया। मैम एटम कम हुए, मास थोड़ी कम हुआ है, अरे भाई एटम कम होंगे तो उसका मास भी कम होगा। ऑब्वियसली आपके अकेले का वेट आप जैसे अगर 2 हो जाए तो कम होगा ना, इसलिए मास के इक्वल होने के लिए एटम का इक्वल होना भी जरूरी है, इसलिए हमें उस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करने का मतलब ये है कि हमें इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखना होगा कि रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं उसके। समझ में आ गया रिएक्शन हम बैलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज एक यूनिवर्सल लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब उस लॉ को हमें फॉलो करना ही होगा, वो हर जगह फॉलो होता है। उस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम अब ठीक है बैलेंस करना ज़रूरी है, हमें रिएक्टेंट्स के एटम और प्रोडक्ट के एटम्स को सेम करना ज़रूरी है, पर करेंगे कैसे ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, केमिकल रिएक्शन कैसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती हैं, केमिकल रिएक्शंस हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देख सकते हैं, और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। कोई कन्फ्यूज़न है आज की क्लास में? अगर कन्फ्यूज़न है तो वापस से रिवाइंड करो, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना सिंखुरी एजुकेशन को, और अपने सारे दोस्तों को ये बता दो कि 6 से 12 तक की सारी क्लासेस अवेलेबल है। तो अगर तुम्हें ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पे आ जाओ, तुम सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।